शैडो स्लेव के एपिसोड 1 और 2 दोनों को एक साथ। दुःस्वप्न की शुरुआत एक दुबला पतला लड़का जिसकी त्वचा त्वचा फीकी थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, पुलिस स्टेशन के सामने रखी एक पुरानी जंग लगी बेंच पर बैठा था। उसके हाथों में एक कॉफी का कप था। वो सस्ती नकली कॉफी नहीं जो झोपड़पट्टी के लोग पीते हैं, बल्कि असली पौधे से बनी कॉफी। इस एक कप के लिए उसने अपनी ज्यादातर बचत खर्च कर दी थी। लेकिन आज सनी ने सोचा, जब जिंदगी खत्म होने ही वाली है तो थोड़ा खुद को खुश कर ही लूं। कॉफी की गर्माहट का मजा लेते हुए उसने कप को अपने होंठों के पास लाया, खुशबू सूंघी और धीरे से एक सिप लिया। फौरन ही उसके चेहरे पर शिकन उभर आई। उफ, कितनी कड़वी है ये। वो कप को घूरने लगा, फिर एक थकी हुई सांस छोड़ी और बोला, चलो जो भी है पी ही लेता हूं। पैसे तो खर्च हो ही गए। कड़वाहट के बावजूद उसने जबरदस्ती कुछ और घूंट लिए। फिर खुद से बड़बड़ाया, मुझे तो असली मांस का टुकड़ा खरीद लेना चाहिए था। किसे पता था असली कॉफी इतनी घटिया लगेगी। खैर, कम से कम जागे रहने में मदद करेगी। वो ऊँघने लगा, फिर खुद को झटका देते हुए गाल पर थप्पड़ मारा। थत! पूरा धोखा। थोड़ी देर बाद उसने कप खत्म किया और उठ खड़ा हुआ। सड़क पर दौड़ते भागते अमीर लोग अपने साफ सुथरे सूट में उसकी ओर तिरछी नजरों से देख रहे थे। उनकी ऊंचाई, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ सनी को अजीब सा लगता था। लगता है दिन में 3 वक्त का खाना खाने से इंसान वाकई लंबा हो जाता है, उसने हंसते हुए कहा। कप फेंकने गया, लेकिन वो डस्टबिन से दूर गिरा। वो झुंझलाया, फिर झुककर कप उठाया और बड़ी सावधानी से फेंक दिया। हल्की मुस्कान के साथ उसने सड़क पार की और पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। अंदर ड्यूटी पर बैठा एक थका हारा पुलिस वाला उसे देखकर नाक सिकोड़ते हुए बोला, अरे लड़के, यहाँ क्या कर रहे हो? रास्ता भटक गए क्या? सनी ने इधर उधर देखा। दीवारों पर भारी आर्मर प्लेटें लगी थीं और छत पर छिपे हुए ऑटोमेटिक टर्रेट्स। वो मुस्कुराया। पुलिस स्टेशन तो हर जगह एक जैसे ही लगते हैं। अरे, सुनाई नहीं देता क्या? पुलिस वाले ने डा सनी ने हल्की खांसी की और बोला, नहीं, मैं खुद आया हूं। फिर धीरे से सिर खुजलाते हुए कहा, तीसरे विशेष निर्देश के तहत मैं खुद को नाइटमेयर स्पेल का संक्रमित घोषित करता हूं। पुलिस वाले के चेहरे का रंग उठ गया। उसने सनी को ऊपर से नीचे तक दोबारा देखा, इस बार डर और सतर्कता के साथ। क्या तुम पक्का संक्रमित हो? कब से लक्षण दिखे? सनी ने लापरवाही से कहा, शायद 1 हफ्ते से। भाड़ में जाए। पुलिस वाला बड़बड़ाया और तुरंत अपने टर्मिनल पर बटन दबाया। अटेंशन, कोड ब्लैक इन द लॉबी। आई रिपीट, कोड ब्लैक। दुनिया कुछ दशक पहले तक ही तबाह हो चुकी थी, प्राकृतिक आपदाओं और युद्धों से, और तभी आया नाइटमेयर स्पेल, एक रहस्यमयी महामारी। पहले लोगों को बस नींद और थकान महसूस होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो लोग नींद में डूब गए और कभी जागे ही नहीं। कुछ दिन बाद उनके शरीर राक्षसों में बदल गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये स्पेल क्या है या इसे कैसे रोका जाए। दुनिया तबाह हो गई जब तक कि कुछ लोग जो इस जादू से बच निकले वापस नहीं लौटे। उन्हें कहा गया द अवेकेंड। उनके पास असाधारण शक्तियां थीं। उन्हीं ने राक्षसों को रोका और दुनिया को नए ढांचे में डाला। लेकिन सनी के लिए यह सब महज इतिहास था, जब तक कि कुछ दिन पहले उसे खुद नींद आने लगी थी। अब वो पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में था, एक लोहे की कुर्सी पर जकड़ा हुआ। चारों तरफ हथियारबंद पुलिस वाले खड़े थे। वो उनींदी आंखों से छत देख रहा था, जबकि बाकी लोग उसके संक्रमण की पुष्टि कर रहे थे। दरवाजा खुला। एक बूढ़ा सफेद बालों वाला पुलिस अफसर अंदर आया। चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन आंखों में अनुभव झलकता था। उसने सनी की तरफ देखा। नाम क्या है तुम्हारा बेटे? सनी ने पलकें झपकाई, फिर बोला, सनलेस। सनलेस? अजीब नाम है। कम से कम नाम तो है। बाहर के इलाके में सबको ये भी नहीं मिलता। वो हल्के से मुस्कुराया। दरअसल मेरा जन्म सूर्यग्रहण के दिन हुआ था। माँ थोड़ी कवियत्री सी थी। बूढ़ा अफसर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कोई परिवार है? मैं संपर्क कर लूं? सनी की आवाज भारी हो गई। कोई नहीं। अब कोई नहीं। अफसर की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका। फिर उसने कहा, ठीक है, सनलेस, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। जागे रहने की कोशिश करो। सनी मुश्किल से सिर हिलाया। तुम जानते हो नाइटमेयर स्पेल क्या करता है? हाँ, जितना सब जानते हैं। मैं सो जाऊंगा, फिर किसी सपनों की दुनिया में जाऊंगा, वहां कुछ राक्षस मार दूंगा और फिर शक्तियां मिलेंगी। सही? अफसर ने सिर हिलाया। काश इतना आसान होता। वहां तुम जिन लोगों से मिलोगे वो असली नहीं होंगे। स्पेल उन्हें तुम्हारी परीक्षा के लिए बनाता है। याद रखना, वो सब भ्रम है।
सनी ने कमजोर सी मुस्कान दी। और अगर वो असली हुए तो मत सोचो इतना, तुम्हें शायद उन्हें मारना पड़ेगा। अफसर ने गहरी सांस ली। अगर किस्मत ने साथ दिया तो तुम्हारा पहला नाइटमेयर बहुत मुश्किल नहीं होगा। स्पेल हत्या नहीं करता, वो परीक्षा लेता है। बस हार मत मानना। सनी की पलकें अब भारी हो चुकी थीं। जब अंदर पहुंचो सबसे पहले अपनी एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट देखना। अगर तुमको कोई युद्ध कौशल वाला एस्पेक्ट मिला, जैसे तलवारबाज या धनुर्धर, तो तुम खुशकिस्मत होगे। अगर नहीं तो भी निराश मत होना। हर एस्पेक्ट की अपनी ताकत होती है, बस उसे समझो और जिंदा रहो। आवाज अब दूर लग रही थी। अगर तुम जिंदा लौट आए तो एक अवेकेंड बन जाओगे। अगर मरे तो तुम्हारा शरीर एक नाइटमेयर क्रीचर को जन्म देगा और फिर हमें उससे लड़ना पड़ेगा। तो प्लीज मरना मत। सनलेस। सनी की आंखें झपक गई। आवाजें धुंधली हो गई। कम से कम थोड़ी देर तक तो मत मरना, वरना हमें ही निपटना पड़ेगा उस राक्षस से। क्या? इतना ही सोच पाया और नींद ने उसे पूरी तरह घेर लिया। अंधकार छा गया। फिर एक ठंडी गूंजती आवाज सुनाई दी। एस्पिरेंट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल। प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल। अध्याय 2, गुलामों की यात्रा। सनी ने एक अजीब सा सपना देखा। एक विशाल और अकेला पर्वत उसकी आंखों के सामने था। ये पर्वत अन्य चोटियों को अपनी तीखी नुकीली चोटी से मात दे रहा था। रात का आसमान इसके किनारों पर कटौती की तरह फैला हुआ था और चमकती चांदनी इसकी ढलानों पर भूतिया फीकी रोशनी बिखेर रही थी। एक ढलान पर पुराने समय का एक टूटा फूटा रास्ता चट्टानों से मजबूती से चिपका था। यहाँ वहाँ बर्फ में दबे पुराने पत्थर दिखाई दे रहे थे। रास्ते के दाहिनी ओर एक खड़ी चट्टान दीवार की तरह खड़ी थी। बाईं ओर बस अंधेरा और खालीपन जो अनंत गिरावट का संकेत दे रहा था। सागर जैसी तेज हवाएं बार बार पर्वत से टकरा रही थीं, जैसे उनकी बेबस क्रोध की आवाज हो। फिर अचानक चांद क्षितिज पर गिर गया। पश्चिम से सूरज उगा, आकाश में लकीरें छोड़ता हुआ पूर्व में गायब हो गया। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जमीन से उछलकर बादलों की गोद में लौट गए। सनी समझ गया वो समय के उल्टे प्रवाह को देख रहा था। क्षणों में सैकड़ों साल बीत गए। बर्फ हट गई और पुराना रास्ता सामने आ गया। सनी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चारों ओर इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। एक पल बाद हड्डियां गायब हो गई और उनकी जगह एक गुलामों की टोली दिखाई दी, जो चेन की खनक में पीछे की ओर पर्वत पर चल रही थी। समय धीमा हुआ, थमा और फिर सामान्य गति से बहने लगा। एस्पिरेंट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल। प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल। ये क्या हो रहा है? कदम, कदम, एक और कदम। सनी के खून से लथपथ पैरों में दर्द फैल रहा था। ठंडी हवाओं ने उसकी झोली जैसी पोशाक को बेकार कर दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा उसकी कलाई में थी। लोहे की बेड़ियों ने उसका मांस फाड़ दिया था और हर बार ठंडा धातु उसकी चोट पर लगता तेज दर्द देता। ये कैसी हालत है? सनी ने चारों ओर देखा। एक लंबी चेन रास्ते पर लटकी हुई थी, जिसमें दर्जनों करोड़ों खोखली आंखों वाले गुलाम जुड़े थे। बिल्कुल वही जैसे वह खुद था। आगे एक मजबूत कंधों वाला आदमी था, जिसकी पीठ खून से लथपथ थी। वह धीमे निश्चित कदमों से चल रहा था। पीछे एक चालाक नजरों वाला लड़का था, जो धीरे धीरे अपशब्द कह रहा था, ऐसी भाषा में जो सनी नहीं जानता था, फिर भी समहाव समझ पा रहा था। समय समय पर प्राचीन कवच पहने घुड़सवार सैनिक गुजरते, गुलामों को डरावनी नजरों से देखते। स्थिति किसी भी नजरिए से भयंकर थी, लेकिन सनी डर के बजाय उलझन में था। सामान्यत फर्स्ट नाइटमेयर में नए एस्पिरेंट को परिस्थितियों से निपटने का कुछ विकल्प मिलता। अच्छी जाति या योद्धा वर्ग में होने का लाभ, हथियारों की उपलब्धता, संघर्ष से निपटने का अवसर। लेकिन वह बेहिसाब कमजोर, जकड़े हुए और आधे मृत गुलाम के रूप में शुरू हुआ, किसी भी तरह से आदर्श शुरुआत से दूर। फिर भी स्पेल हमेशा चुनौती और संतुलन दोनों देता था। जैसा पुराने पुलिस वाले ने कहा था, यह परीक्षा है, हत्या नहीं। सनी को भरोसा था कि इतनी खराब शुरुआत के बदले स्पेल उसे कुछ अच्छा देगा, शायद एक शक्तिशाली एस्पेक्ट। चलो देखते हैं मैं इसे कैसे करूं। अब बचपन में पढ़े वेबटून याद आए। सनी ने शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। स्टेटस, माई सेल्फ, इंफॉर्मेशन। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, हवा में चमकती रनाएं उभर गई। भले ही वह प्राचीन लिपि समझ नहीं पाया, अर्थ सहज ही साफ था। वह जल्दी से अपनी एस्पेक्ट की रनाएं खोजने लगा और फिर पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। क्या? ये असली में क्या है? नाम sunless, सच्चा नाम, rank aspirant soul core dormant, memory echoes, attributes, fated, mark of divinity, child of shadows.
एस्पेक्ट विवरण एक बेकार असमर्थ गुलाम टेम्पल स्लेव भी वैसा ही होता है, बस ये बहुत ही दुर्लभ है। सनी चुपचाप रनाओं को घूर रहा था, खुद को मनाने की कोशिश की कि शायद ये कोई भ्रम है। बेकार एस्पेक्ट, पागलपन। जैसे ही ये सोच उसके दिमाग में आई, उसके कदम का ताल बिगड़ गया और चेन खींच गई। पीछे वाला चालाक लड़का चिल्लाया, हरामी कहाँ जा रहे हो? सनी ने रनाएं बंद की और संतुलन बनाने की कोशिश की। कुछ ही समय बाद फिर से सीधा चल पड़ा, लेकिन अनजाने में चेन फिर खींच दी। छोटू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आगे वाला मजबूत आदमी सिर घुमाते हुए हंसा। क्यों परेशान हो? सुबह तक ये कमजोर रहा, ये पर्वत उसे ही मार डालेगा। कुछ क्षण बाद उसने जोड़ा, हमें भी थोड़ी देर बाद मार डालेगा। सच में ये इंपीरियल्स क्या सोच रहे हैं? हमें इतनी ठंड में क्यों डालते हैं? पीछे वाला चालाक लड़का हांफा, तुम अपनी मर्जी बोलो, मैं जिंदा रहने की योजना बना रहा हूं। सनी चुपचाप सिर हिलाया, खुद को गिरने से रोकते हुए। क्या प्यारा जोड़ा है। तभी तीसरी आवाज कहीं पीछे से आई, शांत और बुद्धिमान। यहाँ इस मौसम में इतनी ठंड नहीं होती, बस हमारी किस्मत खराब थी। और मैं तुम्हें चेतावनी दूं, इस लड़के को चोट मत पहुंचाओ। क्यों? सनी ने हल्का सिर घुमाया। क्या तुमने उसकी त्वचा पर निशान नहीं देखे? ये लड़का हम जैसे गुलामों में नहीं आता। वह जन्म से ही गुलाम है। टेम्पल स्लेव। हाल ही में शैडो गॉड के अंतिम मंदिर को इंपीरियल्स ने नष्ट कर दिया। शायद यही वजह है कि वह यहाँ है। मजबूत आदमी पीछे देखा। तो क्या? क्यों डरे हम एक आधे भूले हुए कमजोर देवता से? वह अपने मंदिर भी नहीं बचा सका। एम्पायर को माइटी वॉर गॉड की रक्षा है। वे कुछ मंदिर जलाने से डरते नहीं, लेकिन हम यहाँ किसी की रक्षा में नहीं हैं। क्या तुम सच में किसी देवता को नाराज करना चाहते हो? उनकी बातचीत एक सुंदर सफेद घोड़े पर सवार जवान सैनिक ने रोकी। सरल चमड़े के कवच में भाला और छोटी तलवार के साथ वो शालीन और गरिमापूर्ण लग रहा था। सनी को चिढ़ाते हुए जवान सैनिक सच में खूबसूरत था, जैसे कोई मुख्य पात्र। यहाँ क्या हो रहा है? उसकी आवाज में कोई खतरा नहीं था, बल्कि हल्की चिंता थी। सब चुप रहे। धीरे धीरे वही शांत आवाज वाला गुलाम बोला, कुछ नहीं सर, हम सब थके और ठंड में हैं, खासकर ये छोटा लड़का। उसके लिए यात्रा बहुत कठिन है। सैनिक ने सनी को तरस भरी नजरों से देखा। तुम मुझे क्या देख रहे हो? तुम मेरी उम्र के ही हो। सनी ने सोचा। सैनिक ने अपनी बेल्ट से पानी की फुल्की निकाली और सनी को बढ़ा दी। थोड़ा और धैर्य रखो, हम रात को रुकेंगे। पहले पानी पी लो। छोटा बच्चा। स्लिम और कमजोर शरीर के कारण सनी अक्सर छोटा दिखता था। आमतौर पर वह इसका फायदा उठाता, लेकिन अब यह चुप गया। पानी लेने ही वाला था कि अचानक चाबुक की आवाज और दर्द ने उसे झकझोर दिया। वो फिर से चेन खींच बैठा और पीछे वाला गुलाम फिर गालियां देने लगा। एक और सैनिक, बूढ़ा और गुस्सैल, पीछे खड़ा था। सनी के कपड़े फाड़ने वाला चाबुक उसी का था। बिना किसी को देखे उसने जवान साथी को कठोर निगाहों से देखा। तुम क्या सोच रहे हो? मैं बस इस लड़के को पानी दे रहा था। उसे बाकी के साथ ही पानी मिलेगा। लेकिन चुप, ये गुलाम तुम्हारे दोस्त नहीं है। समझे? इन्हें इंसान समझोगे तो भ्रम पैदा होगा। जवान सैनिक ने सनी की ओर देखा, फिर सिर झुकाया और फुल्की वापस रख दी। फिर से दोस्ती मत करना, अगली बार तुम्हारी पीठ चाबुक खाएगी। बूढ़ा सैनिक चाबुक हवा में फूंका और आगे बढ़ा, गुस्से और धमकी के साथ। सनी ने उसे घूरा, अंदर से कसम खाई, तुम मरेगे पहले। फिर उसने पीछे के जवान की ओर देखा, जो अब भी सिर झुकाए पीछे रह गया था। और तुम दूसरे। अध्याय 3। किस्मत की डोरें। कुछ मिनट तक सनी का मूड बहुत खराब रहा, पर फिर उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और ठंडी साफ हवा का मजा लेने लगा। असली दुनिया में तो ऐसी हवा नसीब ही कहाँ होती थी। हर तरफ धूल, धुआं, बदबू और जहरीले कण। शहर के अच्छे इलाकों में भले ही बड़े बड़े एयर फिल्टर लगे हों, लेकिन वहां की हवा भी बेजान और बेस्वाद लगती थी। और यहाँ वह खुलकर सांस ले पा रहा था, जैसे किसी अमीर खानदान का वारिस हो। सच में स्पेल द्वारा चुना जाना कुछ फायदे तो देता है। काश बस इतनी ठंड न होती, उसके पैर सुन्न हो रहे होते और कंधे पिट की ये दर्दनाक जकड़न न होती। गुलामों का काफिला धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ रहा था। कई गुलाम लड़खड़ाते, गिरते, और कुछ तो इतने थक चुके थे कि चल ही नहीं पा रहे थे। जिन्हें उठाया नहीं जा सकता था, उन्हें जंजीर से अलग कर बिना दया के गहरी खाई में फेंक दिया जाता था। सनी ने उन्हें गिरते देखा और मन ही मन बोला, बेचारे, अब तो आराम से सो जाओ।
फिर भी उसका मूड अजीब तरह से अच्छा था। ऐसे हालात में अच्छा महसूस करना अजीब था, और सनी पहले ही खुद को तैयार कर चुका था। स्पेल के लक्षण जब पहली बार दिखे थे तो वह बुरी तरह घबरा गया था। 17 साल से पहले मर जाने का डर कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने मौत से समझौता कर लिया। उसने अपने माता पिता की छोटी सी कब्रगाह, या कहें पेड़ की छाल पर खुदी 2 लकीरें देखी, और उनके नीचे तीसरी लकीर अपने नाम की जोड़ दी। उस पल से सनी का मन बिल्कुल हल्का हो गया। अब उसे पैसे, खाने या भविष्य की चिंता नहीं करनी थी। सबसे बुरा जो हो सकता था, वो तो पहले ही हो चुका था। अब डर किस बात का? इसलिए जब वह गुलाम बना और ठंड में ठिठुरने लगा, तो उसे उतना झटका नहीं लगा। और वैसे भी उसे पता था कि ठंड उसे नहीं मारेगी। उसने पहले ही देखा था, आगे पहाड़ पर हड्डियों का ढेर पड़ा है। मतलब कुछ भयानक आने वाला है। शायद राक्षसों का झुंड। और वो हमला घंटे 2 घंटे में ही होना था। यानी अभी उसके पास मौका था। सनी ने फिर से अपने रून लेक बुलाए और ध्यान से पढ़ने लगा। पिछली बार तो वह सिर्फ अपने घटिया एस्पेक्ट देखकर ही नाराज हो गया था। अब उसने ध्यान से अपनी एट्रीब्यूट्स देखी, वो चीजें जो किसी इंसान की असली ताकत और स्वभाव दिखाती हैं। फेट, किस्मत की डोरें तुम्हारे चारों ओर कसकर लिपटी है। असंभव सी लगने वाली घटनाएं, अच्छी हों या बुरी, तुम्हारी ओर खिंचती हैं। कुछ लोग आशीर्वाद पाते हैं, कुछ शाप। तुम तुम दोनों हो। तुम्हारे भीतर दिव्यता की हल्की सी गंध है, जैसे किसी दैवी शक्ति ने तुम्हें कभी छुआ हो। छायाएं तुम्हें अपना मानती हैं। सनी मुस्कुराया। पहला एट्रीब्यूट सब गड़बड़ करने वाला था। फेटेड का मतलब शायद ये नहीं था कि उसका भाग्य बुरा है, बल्कि उसके आसपास असंभव घटनाएं बार बार घटती हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी। यही वजह है कि मुझे इतना अजीब और बेकार एस्पेक्ट मिला, और वो भी किसी दुर्लभ वेरिएंट के साथ। बाकी 2 गुण उसके एस्पेक्ट टेम्पल स्लेव से आए थे। मार्क ऑफ डिविनिटी तो बेकार था, क्योंकि यहाँ कोई पवित्र स्थान नहीं था। चाइल्ड ऑफ शैडोज हालांकि दिलचस्प लगा। उसे इसका अर्थ तब समझ आया जब सूरज पहाड़ के पीछे छिप गया और अंधेरा छा गया, और सनी को महसूस हुआ कि वह भी सब कुछ साफ 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 देख सकता है। ये तो कमाल की ताकत थी। शायद छायाएं आगे और भी वरदान दें। काफिला रोको, कैंप लगाओ। सैनिक की आवाज गूंजी, और सब गुलाम थककर जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने एक छोटी सी जगह चुनी जहां हवा कम थी, लेकिन ठंड फिर भी हड्डियों तक चुभ रही थी। सैनिकों ने गुलामों को एक घेरे में बैठा दिया ताकि सबकी गर्मी एक दूसरे तक पहुंचे। फिर उन्होंने बीच में आग जलाई, जबकि अपने घोड़ों की देखभाल पहले की। आग जल उठी। ताकतवर गुलाम आग के पास घुसने की कोशिश करने लगे, और कमजोर लोग जैसे सनी बाहर की ठंड में बैठे रह गए। जंजीरों ने उन्हें हिलने भी नहीं दिया। वही चौड़े कंधों वाला आदमी फिर से उसी जगह फंसा रह गया। कमबख्त शाही लोग, वह बड़बड़ाया। सैनिकों ने सबको थोड़ा पानी और सड़ा हुआ सूखा रोटी का टुकड़ा दिया। सनी ने बिना नाक सिकोड़े सब खा लिया। पेट फिर भी खाली का खाली रहा। उसी वक्त उसके पीछे वाला चालाक गुलाम घबराया सा इधर उधर देख रहा था। भगवान कसम, जेल में तो इसे बेहतर खिलाते थे, वह झुझलाकर बोला। और वहां तो हम सब फांसी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी दूर बर्फ में लाल बेरी के झुंड उगे थे, खूबसूरत और जीवंत। उस चालाक गुलाम की आंखें चमकीं, वह रेंगते हुए उधर बढ़ा। तभी किसी ने शांत आवाज में कहा, दोस्त, मैं सलाह दूंगा कि उन्हें मत खाना। सनी ने देखा, एक उम्रदराज, दुबला पतला लेकिन गरिमामय व्यक्ति था, जैसे कोई विद्वान। वह मुस्कुराया और बोला, इन्हें ब्लड बेन कहते हैं। जहां खून बहा हो, वहां ये उगती है। चालाक गुलाम ने भौंने चढ़ाई, तो क्या? वो जहर है। कुछ ही खा लो तो मौत तय है। वो आदमी पीछे हट गया, गालियां दी और चुप हो गया। सनी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसका ध्यान अब सिर्फ एक बात पर था। उसे एहसास हुआ, यही वही जगह है जहां उसकी शुरुआत में देखी गई दृष्टि में सभी गुलामों की हड्डियां बर्फ के नीचे दबी थीं। मतलब, जो कुछ हुआ था, अब फिर से होने वाला था। और जैसे उसके विचारों ने किस्मत को आवाज दी हो, ऊपर पहाड़ से एक गर्जन गूंजी, और अगले ही पल आसमान से कोई विशाल चीज नीचे आ गिरी। तेज धमाके की आवाज सुन गुलामों ने सिर उठाए और तुरंत चीख पड़े। ऊपर से बर्फ और पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े उन पर बरस रहे थे। पूरा काफिला अफरा तफरी में टूट गया। जंजीरों में बंधे लोग गिरते पड़ते एक दूसरे को नीचे खींचने लगे। सनी उन कुछ गुलामों में से था जो अभी तक खड़े थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह पहले से इस तरह की मुसीबत के लिए तैयार था। शांत,
ठंडे दिमाग से उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें अब साधारण नहीं रही थीं। वे अंधेरे को चीरकर देख सकती थी। उसने एक कदम पीछे लिया। ठीक उसी पल उसके सामने आदमी के धड़ जितना बड़ा बर्फ का गोला गिरा और फट पड़ा। तेज बर्फीले टुकड़े चारों तरफ छिटक गए। कुछ गुलाम बुरी तरह घायल हुए, कुछ की वहीं मौत हो गई। उठो मूर्खों, दीवार की तरफ भागो। वही अनुभवी सैनिक जिसने कुछ घंटे पहले सनी को कोड़ा मारा था, अब चिल्ला रहा था। लेकिन कोई हिल भी पाता उससे पहले ही जमीन हिल गई। कुछ बहुत बड़ा नीचे आ गिरा, काफिले और पहाड़ की दीवार के बीच। कुछ पल के लिए सब सन्नाटा छा गया। शुरू में तो वह किसी गंदे बर्फ के डेले जैसा दिखा, पर जब उसने अपने लंबे मरोड़दार हाथ फैलाए और सीधा खड़ा हुआ, तो 4 मीटर ऊंचा एक दुस्वप्न जैसा जीव सामने था। सनी ने दांत भींचे। ये तो कम से कम 4 मीटर का होगा। उसके छोटे मोटे पैर, दुबला झुका शरीर और बहुत लंबे जोरदार हाथ थे। दो हाथ भयानक हड्डीनुमा पंजों में खत्म होते थे और बाकी दो लगभग इंसानी हाथों जैसे दिखते थे। उसकी खाल जो बर्फ सी गंदी लग रही थी, असल में पीले धूसर रंग की खुरदरी फर थी, इतनी मोटी कि तीर और तलवार भी रोक ले। उसके सिर पर 5 सफेद दूधिया आंखें थीं, जो सबको कीड़े जैसी बेरुखी से देख रही थीं। नीचे उसके जबड़े में रेजर जैसी नुकीली दांतों की पंक्तियां थीं, जिनसे चिपचिपा लार टपकर बर्फ में गिर रहा था। पर सनी को सबसे ज्यादा डराया वो चीज जिसने उस दैत्य की खाल के नीचे हिलते डुलते कीड़ों जैसी आकृतियां पैदा की थीं, जैसे कुछ अंदर जिंदा था और रेंग रहा था। वह बहुत पास था, इसलिए सब साफ साफ देख पा रहा था। बस, ये तो ज्यादा ही हो गया, उसने घबरा कर सोचा। और तभी दानव गरजा और तबाही शुरू हो गई। वो चीज पंजे मारती हुई सनी की तरफ झपटी, लेकिन सनी पहले से तैयार था। उसने बिना देर किए बगल में छलांग लगाई और चतुराई से चौड़े कंधों वाले गुलाम को अपने और राक्षस के बीच ला दिया। एक सेकंड भी नहीं बीता कि राक्षस के पंजे हवा चीरते हुए उस आदमी को चीर गए। खून का फव्वारा फूटा, सनी का चेहरा गर्म खून से भीग गया। वह जमीन पर गिरा और वही भारी शरीर उसके ऊपर आ गिरा। कमबख्त, कितना भारी है तू! उसी वक्त राक्षस की दहाड़ से रात कांप उठी। सनी ने कोशिश की कि शव को धकेल दे, लेकिन जंजीर खिंच गई। उसके कलाई जल उठी, दर्द ने पूरे दिमाग को सफेद कर दिया। कुछ सेकंड तक उसे लगा कि वह भी घसीटा जा रहा है, फिर अचानक जंजीर डीली पड़ गई। देखा, इससे बुरा भी हो सकता था, उसने खुद से कहा और फिर जोर लगाकर शव को धकेला। आखिरकार लाश लुढ़ककर एक तरफ गिरी और सनी को आजादी मिली। लेकिन उसका खून वहीं जम गया, क्योंकि उसी पल उसने उस मरे हुए शरीर के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस किया। तूने ही सोचा था ना कि इससे बुरा नहीं हो सकता, मूर्ख! उसने खुद से गाली दी और पीछे हट गया। वह जितना हो सका उतना पीछे सरका, लगभग 1.5 मीटर, जंजीर की वजह से उससे ज्यादा नहीं। वह राक्षस की परछाई देख सकता था जो दूर चीखते गुलामों के बीच तांडव मचा रहा था, लेकिन उसका ध्यान फिर शव पर गया, जो अब झटके खाने लगा था। दूसरी ओर वही चालाक गुलाम मुंह खुला छोड़ खड़ा था, चेहरा सफेद। सनी चिल्लाया, क्या देख रहा है? उससे दूर हटो! लेकिन वह हिल भी न सका। जंजीर तीनों के बीच फंसी थी, शव के नीचे दबकर अटकी हुई। सनी ने दांत भींच लिए। शव अब कुछ और ही बन रहा था। हड्डियां त्वचा फाड़कर बाहर निकल रही थीं, मांसपेशियां उबलती सी मरोड़ खा रही थीं, उंगलियां पंजों में बदल रही थीं। चेहरा फट गया था और वहां खून से भरे नुकीले दांतों की कई पंक्तियां थीं। ये सही नहीं है, सनी को उल्टी आने लगी। जंजीर, जंजीर खोलो! विद्वान गुलाम पीछे से चीखा। उसका चेहरा भूत जैसा पीला था। पर सनी को डर सिर्फ इसलिए नहीं था कि बाधा है, बल्कि इसलिए कि यह संभव ही नहीं था। स्पेल की कुछ सीमाएं होती हैं। पहली नाइटमेयर में आमतौर पर बस जानवर या राक्षस होते हैं, कभी कभी कोई कमजोर दानव, पर यह जीव तो अपने जैसे और बना रहा था। यह ताकत तो सिर्फ टायरेंट यानी नाइटमेयर के शासकों में होती है। आखिर ये तानाशाह यहाँ क्या कर रहा है? और क्या सच में उसका फेटेड गुण इतना खतरनाक था? लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। जो करना था, खुद करना था। सनी ने देखा, चौड़े कंधों वाला आदमी, या कहो उसका राक्षसी रूप, धीरे धीरे उठ रहा था। वह खटर-पटर की आवाजें निकाल रहा था, जैसे हड्डियां आपस में रगड़ रही हों। सनी ने झपटकर जंजीर पकड़ ली। दानव का पंजा उसकी तरफ आया, लेकिन उसने झुककर बचा लिया। अब वह डर से नहीं, अनुभव से चल रहा था। सनी ने बचपन सड़क पर बिताया था। वो जानता था कि लड़ाई में दिमाग ज्यादा काम आता है, डर नहीं। उसने झटपट जंजीर राक्षस के कंधों पर फेंकी और खींच ली। राक्षस के हाथ अब उसके शरीर से चिपक गए।
सनी ने उसे बार-बार जकड़ा, मुश्किल से उसके जबड़े के पास से बचते हुए। अच्छी बात, अब दानव अपने हाथ नहीं हिला सकता था। बुरी बात, सनी उसके बहुत पास था। तुम दोनों, खींचो इस जंजीर को, जान प्यारी है तो, वह चिल्लाया। दोनों गुलामों ने समझते ही पूरी ताकत से जंजीर खींची। दानव गुर्राया, उसकी मांसपेशियां फूलीं, जंजीर खींचकर चिड़चिड़ाने लगी। अरे नहीं, छूट मत जाना बेवकूफ जंजीर। सनी ने अपनी बेड़ियों की छोटी चेन राक्षस की गर्दन पर लपेटी और घूमकर उसकी पीठ के पीछे पहुंच गया। अब दोनों की पीठें मिली थीं और सनी पूरी ताकत से नीचे खींच रहा था। वह जानता था कि वो किसी इंसान को भी गला घोंटकर नहीं मार सकता, पर यह सिर्फ ताकत की नहीं, दृढ़ता की लड़ाई लड़ाई थी। मर जा, तू राक्षस! उसका खून, पसीना और आंसू एक साथ बह रहे थे। हर सेकंड घंटों जैसा लग रहा था। उसके कंधे और हाथ दर्द से फट रहे थे। फिर भी वह खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा और फिर अचानक राक्षस ढीला पड़ गया। सनी का शरीर वहीं गिर पड़ा, हांफता हुआ। तभी हवा में एक जानी-पहचानी पर अजीब-सी आवाज गूंजी, तुमने एक सोया हुआ दानव मारा है, पर्वत के राजा की संतान। वह मुस्कुराया। वह अब तक का सबसे सुंदर वाक्य था जो उसने सुना था।